सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत है और हम बात करेंगे आज जो प्रशासनिक विधि जो है उसमें लीडिंग केस की जो सिलेबस में दिए हुए हैं। तो ये केस जो है आपको देख कर जाने हैं, ठीक है। और ये इन केसों से आप पेपर में ये केस आपको लिखना है, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो एक बार हम केस को नजरों में उतार लेते हैं, कौन से केस में क्या बोला गया था, न्यायालय द्वारा। तो प्रशासनिक विधि जो है उसमें लीडिंग केस है। आइए पहला केस जो है वो देखते हैं क्या बोलता है। पहला केस जो है हमारे पास वो एक के जो क्रेपक बनाम भारत संघ 1970 का केस है, ठीक है। एक के रेपक बनाम भारत संघ 1970, ये केस क्या बोलता है। यह केस भारतीय प्रशासनिक कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है भाई। इसे पक्षपात के सिद्धांत को समझने के लिए महत्वपूर्ण केस माना जाता है। तो ये जो क्रेपक बनाम भारत संघ 1970 का केस है, ये पक्षपात को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण केस माना जाता है, एक मील का पत्थर है भाई। मामला क्या था, भारतीय वन सेवा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो भारतीय वन सेवा के 1970 की बात है। भारतीय वन सेवा के गठन के समय कुछ अधिकारियों को राज्य सेवा से केंद्र सेवा में चुनने के लिए एक सिलेक्शन बोर्ड बनाया गया था। तो बात क्या है, जब भारतीय वन सेवा का गठन हो रहा था तो उस समय क्या हुआ, कुछ अधिकारियों को राज्य सेवा से, जो राज्य सेवा में थे, उनको केंद्र सेवा में चुनने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था कि किसको केंद्र में जगह दी जाए। इस बोर्ड के एक सदस्य थे जिनका क्या नाम था भाई, नाकिशबंद, ठीक है। तो इस बोर्ड के एक सदस्य थे जिसका नाम क्या था, नाकिशबंद। हैरानी की बात यह थी कि नाकिशबंद जो थे वो खुद भी क्या थे, उम्मीदवारों में से एक थे जिनका चयन होना था, ठीक है। यानी कि बोर्ड बना दिया और जो बोर्ड जो था सिलेक्शन बोर्ड, उसमें एक सदस्य थे नाकिशबंद नाम के। और हैरान की बात कहां पे बिगड़ा खेल कि नाकिशबंद भी एक क्या थे भाई, उम्मीदवार थे, ठीक है। ये राज्य से सेवा से ही, ठीक है, जिनका चयन होना था, ठीक है। यानी कि वो वाली बात हो गई, खुद की वही और काका लिखनिया भाई। कैसे बात हो गई कि नाकिशबंद खुद उस बोर्ड के सदस्य थे, सिलेक्शन बोर्ड के, और नाकिशबंद को भी क्या था, चुनना था भाई। अब बात क्या हो गई, हालांकि जब उनके नाम पर विचार किया जा रहा था, यानी कि जब नाकिशबंद के नाम पर विचार किया जा रहा था, तब वह कमरे से बाहर चले गए थे, लेकिन बाकी समय वह बोर्ड का हिस्सा थे और अपने प्रति जो सफर्दियों के चयनों को प्रभावित कर रहे थे, ठीक है। यानी कि जो उनसे जो टक्कर जो दे रहे थे, उनकी जो चयन जो था उनको प्रभावित कर रहे थे बाकी का, लेकिन अपनी बारी आई तो वो बाहर चले गए थे, ठीक है। बाकी सदस्यों के ऊपर फैसला छोड़ के। अब मुख्य विवाद कहां पे हुआ, क्या एक व्यक्ति जो खुद उम्मीदवार है वह उस चयन समिति का हिस्सा हो सकता है, क्या यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। विवाद यहाँ पे हो गया, ठीक है। खुद भी वो उम्मीदवार है और उस चयन समिति का भी सदस्य है, तो ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। अब न्यायालय द्वारा इस पे क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस चयन को रद्द कर दिया भाई, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। क्या क्या बात कही, पक्षपात की संभावना भाई, कि हो सकता है पक्षपात की संभावना हुई। कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि नाकिशबंद ने वास्तव में किसी को प्रभावित किया हो, केवल यह संभावना ही काफी है कि वह पक्षपाती हो सकते थे, ठीक है। न्याय न केवल
न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। ठीक है, ये बात कही थी किसने? न्यायालय ने। आगे क्या हुआ? प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक कार्यों में अंतर खत्म हुई। पहले माना जाता था कि जो प्राकृतिक न्याय केवल क्या है, अदालती कामों पर लागू होता है। लेकिन इस केस में कोर्ट ने साफ कर दिया कि चाहे काम प्रशासनिक हो या अर्ध न्यायिक हो, अगर उससे किसी के अधिकारों पर फर्क पड़ता है तो प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, अगर किसी के अधिकारों पर फर्क पड़ता है तो प्राकृतिक नियमों का पालन करना क्या है, अनिवार्य है। कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता, ये बात कही थी न्यायालय ने इसमें। ठीक है, चूंकि नाकिशबंद खुद एक उम्मीदवार थे इसलिए वह उस चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकते। निष्कर्ष की बात करें, इस केस ने यह स्थापित किया कि प्रशासन को हमेशा निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए। अगर किसी प्रक्रिया में पक्षपात की जरा सी भी गुंजाइश है तो वह प्रक्रिया अवैध मानी जाएगी भाई। ठीक है, तो ये मामला था एक के रेपक बनाम भारत संघ 1970 का केस की बात कर लें, पक्षपात से संबंधित है। जब भारतीय वन सेवा की क्या हो रही थी, का गठन हो रहा था, तो कुछ अधिकारियों को राज्य सेवा से केंद्र सेवा में चुना जा रहा था भाई, और उस चुनने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था। नाकिशबंद भी उस जो बोर्ड जो था उसके सदस्य थे भाई, और नाकिशबंद भी क्या थे, एक राज्य सेवा में अधिकारी थे भाई। ठीक है, अब उनको उनका भी चयन होना था। अब वो बोर्ड के सिलेक्शन बोर्ड के क्या थे, सदस्य भी थे और उनका भी चयन होना था। इसलिए ये संभावना थी कि ये प्राकृतिक न्याय का क्या है, उल्लंघन है, और कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पक्षपात की संभावना है। ठीक है, अपने क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धा जो कर रहे थे उनका सभी का क्या किया था, चयन को प्रभावित किया था। ठीक है, लेकिन अपनी जब बारी आई थी तो वहां से उठ के बाहर चले गए थे कमरे से। ठीक है, लेकिन अपने प्रतिस्पर्धी जो थे उम्मीदवार उनके चयन को उन्होंने प्रभावित किया था भाई। इसलिए न्यायालय ने बोला कि प्राकृतिक जो न्याय जो है केवल अदालती कामों पर नहीं, ये कहां पर भी लागू होगा, प्रशासनिक कामों पे भी, जहां किसी के अधिकारों पर फर्क पड़ता है। ठीक है, वहां भी इस नियम का पालन करना अनिवार्य है भाई। ठीक है, और ये बात भी कही थी कि नाकिशबंद खुद एक क्या थे, उम्मीदवार थे, इसलिए वह उस चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकते। कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता भाई। निष्कर्ष की बात करते हैं हम, तो इस केस ने यह स्थापित किया कि प्रशासन को हमेशा निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए। अगर किसी प्रक्रिया में पक्षपात की जरा सी भी गुंजाइश है तो वह प्रक्रिया क्या मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। ये बात इस मामले में कही थी। अगला केस देखते हैं, कृषि बाजार समिति बनाम शालीमार केमिकल वर्कर्स लिमिटेड। अब एक जो केमिकल वर्कर्स लिमिटेड की जो एक तो कृषि बाजार समिति है और बनाम कौन था इसमें, शालीमार केमिकल वर्कर्स लिमिटेड, 1897 का केस था। यह केस प्रशासनिक कानून, प्रत्यायोजित विधान के सिद्धांत को समझने के लिए बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में इसकी बात करते हैं। यह मामला इस बारे में है कि क्या कोई कमेटी या अथॉरिटी अपनी शक्तियों का उपयोग करके ऐसे नियम बना सकती है जो मुख्य कानून के दायरे से बाहर हो। आइए देखते हैं मामला क्या है। मामला है शालीमार जो केमिकल वर्कर्स लिमिटेड जो थी, जो नारियल तेल बनाने के लिए प्रसिद्ध थी। तो एक कंपनी थी जिसका क्या नाम था, शालीमार केमिकल वर्कर्स लिमिटेड,
जिसका काम क्या था, नारियल तेल बनाना। केरल से कच्चा माल यानी कि नारियल मंगाकर उसे पश्चिम बंगाल में प्रोसेस करती थी। माल कहाँ से मंगाया जाता था, केरल से कच्चा माल, और प्रोसेस कहाँ पे किया जाता था, पश्चिम बंगाल में। अब कृषि बाजार समिति जो थी ने उस कच्चे माल पर मार्केट फीस की मांग की भाई। ठीक है भाई, अब कृषि बाजार समिति थी, उसने क्या किया, कच्चे माल पर क्या कर दी, मार्केट फीस की मांग कर दी। ठीक है भाई, विवाद यह था कि क्या कमेटी उस वस्तुओं पर भी फीस वसूल सकती है जो राज्य के बाहर से आए हैं और जिनका लेनदार राज्य के नोटिफाइड एरिया के भीतर नहीं हुआ भाई। ठीक है, मामला ये फंस गया कि क्या कमेटी उन वस्तुओं पर भी फीस वसूल सकती है जो राज्य के बाहर से आए हैं। राज्य के बाहर से कहां से आया, केरल से आया माल, और जिनका लेनदार राज्य के नोटिफाइड एरिया के भीतर नहीं हुआ भाई। कानूनी मदद क्या थी, क्या कोई अथॉरिटी जैसे मार्केट कमेटी नियमों के जरिए अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा सकती है जो उस मूल कानून में दी ही नहीं गई हो। क्या वह कानून की परिभाषा को बदल सकती है, ये बात थी। क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, जो अगर कृषि बाजार समिति ने क्या मांगा था, इस पे मार्केट फीस मांगा था। अब न्यायालय क्या बोलता है, यह एक प्रशासनिक कानून में प्रत्यायोजित विधान का केस था। बात क्या हुई, ये डबल आ गया हमारे पास, वैसे के वैसे आगे बात करते हैं हम। नियम की बात आ गई। ठीक है, हमेशा मुख्य कानून के अधीन होना चाहिए। नियम बनाने वाली संस्था कानून को संशोधित नहीं कर सकती, वह केवल कानून को लागू करने के लिए विवरण भर सकती है। तो नियम की बात है, तो नियम क्या है, नियम हमेशा मुख्य कानून के अधीन होते हैं। ठीक है, तो जो अथॉरिटी जो है वो, यानी कि जो कृषि मार्केटिंग जो कमेटी जो थी, मार्केट कमेटी जो थी, वो नियम नहीं बना सकती, क्योंकि नियम किसके अकॉर्डिंग होते हैं, कानून के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, कानून को लागू करने के लिए विवरण भर सकती है। आगे बात करते हैं। तो ये बात इसमें कही थी कि जो कृषि बाजार समिति बनाम शालीमार केमिकल वर्कर्स लिमिटेड की जो बात थी, तो शालीमार जो है एक नारियल तेल बनाने वाली कंपनी थी और उसने केरल से माल उठा के पश्चिम बंगाल में प्रोसेस के लिए भेज दिया भाई। अब वहां पर जो कृषि बाजार समिति जो थी उसने क्या मांगी, मार्केट फीस मांगी। ठीक है, अब बात यह फंस गई कि जो कमेटी जो है, समिति जो है, वो क्या कानून के बाहर जाके अपना नियम बना सकती है, तो नहीं बना सकती। कमेटी जो है वो कानून, जो नियम जो है वो कानून से बड़े नहीं है, कानून के दायरे में रह के नियम बनाने पड़ते हैं और बनाएंगे, इसलिए वो क्या मार्केट फीस नहीं मांग सकती। ठीक है, ये फैसला दिया गया था इसमें। आगे जो केस उसके बारे में बात करते हैं। सेंट जॉन्स टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाम क्षेत्रीय निर्देशक राष्ट्रीय परिषद। अब केस हमारे पास सेंट जॉन्स ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट, टीचरों को जो सेंट जॉन्स ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट जो था उसके खिलाफ बनाम किसका केस था, क्षेत्रीय निर्देशक राष्ट्रीय परिषद, 7 अप्रैल 2003 का केस था। बात क्या थी, यह केस प्रशासनिक कानून और प्रत्यायोजित विधान, वो जो पिछला जो था उसी पर निर्धारित है की वैधता को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुख्य कानून के तहत बनाए गए नियमों की सीमा क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये जो केस जो था सेंट जॉन्स
टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाम क्षेत्रीय निर्देशक। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो नियम जो हो कानून के अनुसार बनाने चाहिए, कानून के सीमा के तहत बनाने चाहिए। मामले की पृष्ठभूमि की बात करते हैं, ठीक है। मामले की पृष्ठभूमि की क्या बात है, तो नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के तहत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जहां पे शिक्षकों को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण किया जाता है, को क्या मान्यता देने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। क्या नियम बनाए गए थे? इन नियमों के अनुसार किसी भी संस्थान को मान्यता तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त न हो। ठीक है, तो 1973 का जो एक्ट जो था उसके अकॉर्डिंग शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को तब तक मान्यता नहीं मिल सकती जब तक राज्य सरकार से या केंद्र शासित प्रदेश से NOC प्राप्त न हो। अब बात आ जाती है सेंट जॉन्स टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने इन नियमों को चुनौती दे दी भाई। ठीक है भाई, उनका तर्क था कि मुख्य कानून यानी कि 1993 का कानून में कहीं भी NOC की शर्त का जिक्र नहीं है, तो नियम के जरिए इसे कैसे थोपा जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो सेंट जॉन्स टीचर इंस्टीट्यूट जो है इसने सीधे क्या कर दिया, 1993 का जो कानून था उसको ही क्या दे दी चुनौती, क्योंकि उसमें कहीं पे भी ये जिक्र नहीं था कि NOC की शर्त का जिक्र है कि NOC मिलने के बाद ही क्या किया जाएगा, मान्यता दी जाएगी। अब क्या हुआ भैया, आगे मुख्य कानूनी मुद्दा क्या था, तो क्या एक्ट 1993 जिसे कानून बनाने की शक्ति डेलीगेट की गई थी, ऐसे नियम बना सकती है जो मुख्य अधिनियम में स्पष्ट रूप से नहीं लिखे गए। क्या यह अत्यधिक डेलीगेशन का मामला है? क्या बात हुई भाई अब इसमें? कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो 1993 का जो एक्ट जो था नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन 1993 का एक्ट के पक्ष में फैसला सुनाया और नियमों को क्या माना, वैध माना कि भाई नियम बना सकते हैं। कोर्ट की मुख्य बातें क्या थी, पूरक शक्ति। भाई कोर्ट ने कहा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का उद्देश्य मुख्य कानून के उद्देश्यों को पूरा करना होता है। ठीक है, यदि नियम मुख्य कानून के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं तो वह क्या है, अवैध नहीं है। ठीक है, तो जो एक्ट जो था उसके मकसद को आगे बढ़ाने के लिए नियम बनाए गए हैं तो वो क्या है, अवैध नहीं है। कोर्ट ने इनको मान्य किया। राज्य की भूमिका, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्थानीय जानकारी जरूरी है। राज्य सरकार बेहतर जानती है कि उसके क्षेत्र में कितने संस्थानों की जरूरत है और वहां क्या सुविधा उपलब्ध है, इसलिए NOC मांगना तर्कसंगत है भाई। ठीक है, ये न्यायालय ने बात कही। गाइडलाइंस का पालन, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियम बनाने वाली संस्था को कानून की सीमाओं के भीतर ही काम करना चाहिए, लेकिन वह मुख्य कानून के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए विवरण डिटेल्स जोड़ सकती है। ठीक है, केस का निष्कर्ष क्या था भाई, सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि यदि कोई नियम मुख्य अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है तो उसे केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिनियम में उसका विवरण से उल्लेख नहीं है। ठीक है, अधिनियम में उसका विस्तार से उल्लेख नहीं है तो इसलिए उसको रद्द नहीं किया जा सकता। जो अधिनियम है उसके मकसद को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, नियम बनाए जा सकते हैं। आगे बात, तो NOC मांगना मान्य है। अगला केस हमारा जितेंद्र नाथ गुप्ता और अन्य बनाम सम्राट
30 जुलाई 1936 का। यह प्रशासनिक कानून और सशक्त विधान के सिद्धांतों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। मामले की पृष्ठभूमि की बात करें तो बिहार मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1947 से जुड़ा मामला है। 1947 में बिहार में पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1947 बना था। इस कानून को शुरू में केवल 1 साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन इस कानून में एक धारा ऐसी थी जिसने प्रांतीय सरकार को यह शक्ति दी थी कि वह केवल एक अधिसूचना के जरिए इस कानून की अवधि को 1 साल और बढ़ा सकता है। तो पहले ये जो एक्ट जो था 1947 का 1 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन एक इसमें बात लिख दी गई थी कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इसको बढ़ा सकती है। सरकार ने इसकी शक्ति का उपयोग करके कानून की अवधि बढ़ा दी भाई। ठीक है भाई, आगे क्या हुआ? मुख्य कानूनी मुद्दा क्या है? अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या विधायिका अपनी कानून बनाने की शक्ति, विशेष रूप से किसी कानून की अवधि बढ़ाने की शक्ति, पूरी तरह से कार्यपालिका को सौंप सकती है? ठीक है, अब मुद्दा यह होगा कि जो विधायिका जो है, जो कानून बनाती है, अपनी कानून बनाने की शक्ति, विशेष रूप से किसी कानून की अवधि बढ़ाने की शक्ति, कानून की अवधि तो बढ़ा रहे थे, इसकी पूरी तरह से कार्यपालिका को सौंप सकती है। ये बात थी, क्या सौंप सकती है? अब बात आती है क्या मामला था और क्या बोला गया इस मामले में। कोर्ट का फैसला, फेडरल कोर्ट का फैसला भाई। उस समय के फेडरल कोर्ट, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट बना, ने सरकार के इस कदम को अवैध घोषित कर दिया भाई। ठीक है, जो सरकार ने ये अधिसूचना के द्वारा आगे बढ़ा दिया गया था, तो इसको क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने मुख्य तर्क दिए। क्या तर्क दिए? विधायी कार्य भाई, किसी कानून की अवधि तय करना या उसे बढ़ाना या एक विधायी कार्य है भाई। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा किसी कानून की अवधि तय करना या उसे बढ़ाना क्या है? एक विधायी कार्य है, न कि केवल एक प्रशासनिक कार्य। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये एक प्रशासनिक कार्य नहीं है, विधायी कार्य है। लेकिन मामला कहां पे उलझ रखा था? क्या विधायिका अपनी कानून बनाने की शक्ति, विशेष रूप से किसी कानून की अवधि बढ़ाने की शक्ति, पूरी तरह कार्यपालिका को सौंप सकती है? मामला वो बिगड़ा था यहाँ पे, जो कार्यपालिका को मामला सौंपना था, कार्यपालिका को नहीं सौंप सकती। इसमें ये बात कही थी न्यायालय द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। कोर्ट ने कहा कि विधायिका अपनी मुख्य शक्तियां किसी और को नहीं दे सकती। कानून को कितने समय तक लागू रहना है, यह तय करना विधानसभा का काम है, न कि सरकार के किसी अधिकारी का। ठीक है, सशर्त विधान बनाम डेलीगेशन। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल सशर्त विधान नहीं था, बल्कि यह विधानसभा द्वारा अपनी शक्ति का परित्याग था भाई। केस का निष्कर्ष क्या था? इस केस ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि किसी भी कानून की उम्र तय करना विधायिका का अधिकार है। सरकार को केवल यह शक्ति दी जा सकती है कि वह यह तय करे कि कानून कब लागू होगा, लेकिन वह अपनी मर्जी से कानून की मियाद नहीं बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये विधायिका का काम है। आगे बात करते हैं। जितेंद्र नाथ गुप्ता और अन्य बनाम सम्राट, 23 जुलाई 1936 के केस में ये बात कही थी न्यायालय। अगला केस है अल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य, 18 मार्च 1997। अल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, यह केस भारतीय संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून का। ठीक है,
बात क्या थी, मामला क्या था? संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से दो नए अनुच्छेद जोड़े गए, 323A और 323B। हम पहले भी देख चुके हैं इनको, दोनों अनुच्छेद जोड़ दिए गए। ठीक है, अब मामला क्या हुआ? इन अनुच्छेदों के तहत सरकार को यह शक्ति मिली कि वह प्रशासनिक मामलों और अन्य विवादों के लिए न्यायाधिकरण बना सकती है भाई। ठीक है भाई, यानी कि दो अनुच्छेद जो थे इनमें क्या अधिकार मिला सरकार को कि वह प्रशासनिक कार्यों के लिए, प्रशासनिक मामलों और अन्य विवादों के लिए क्या बना सकती है? न्यायाधिकरण बना सकती है, ट्रिब्यूनल्स बना सकती है। ठीक है भाई, सरकार ने जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स एक्ट बनाया भाई 1985 में, और प्रावधान किया कि इन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। यानी हाई कोर्ट की शक्ति को क्या कर दिया, यहाँ पे खत्म कर दिया भाई। ठीक है भाई, अब मुद्दा क्या बना? मुद्दा यही बिगड़ गया। क्या संसद कानून बनाकर हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के अधिकारों को छीन सकती है? क्या ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट का विकल्प हो सकते हैं? यहाँ पे खेल बिगड़ गया। तो हाई कोर्ट के अधिकारों को कैसे छीन लिया आपने? अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने कि 7 जजों की बेंच ने एक क्या किया भाई, ऐतिहासिक फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? न्यायिक समीक्षा बेसिक स्ट्रक्चर है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32, 226 हाई कोर्ट से संबंधित और 32 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित के तहत जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वह संविधान का मूल ढांचा है भाई। संसद इसे किसी भी संशोधन से खत्म नहीं कर सकती। ठीक है, तो संसद इसे खत्म नहीं कर सकती क्योंकि मूल ढांचा 226 में हम हाई कोर्ट में जाएंगे और 32 में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट की शक्ति की बहाली में कोर्ट ने फैसला दिया कि ट्रिब्यूनल्स के किसी भी फैसले के खिलाफ पहले संबंधित हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच में अपील की जाएगी। ठीक है, डिवीजन बेंच में क्या की जाएगी? अपील की जाएगी। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ट्रिब्यूनल्स का दर्जा भाई, ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट के विकल्प नहीं बल्कि पूरक है भाई। ठीक है, तो हाई कोर्ट के विकल्प नहीं है ट्रिब्यूनल, बल्कि उनके क्या है? पूरक है। वे केवल हाई कोर्ट के बोझ को कम करने के लिए हैं, उनकी जगह लेने के लिए नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B के कुछ हिस्से अवैध हैं। कोर्ट ने उन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जिन्होंने हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह बाहर कर दिया था। निष्कर्ष और प्रभाव की बात करें तो भारत में कोई भी ऐसी संस्था नहीं हो सकती जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से बाहर। ठीक है, तो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स जैसे कैट सेट के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती देना अनिवार्य होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। केस है हमारे पास अगला परसोत्तम लाल ढींगरा बनाम भारत संघ, 1 नवंबर 1997 का केस है। परसोत्तम लाल ढींगरा बनाम भारत संघ, यह केस सेवा कानून और जो संवैधानिक लॉ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि इसने सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा को स्पष्ट किया। तो ये जो पुरुषोत्तम लाल ढींगरा बनाम भारत संघ का केस 1857 का जो है, ये कानून, ये सेवा कानून और क्या है, संवैधानिक लॉ का क्या है, संवैधानिक विधि का क्या महत्वपूर्ण केस माना जाता है, जो क्या करता है, सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा को स्पष्ट करता है कि सरकारी कर्मचारी के अधिकार क्या होंगे और उनकी सुरक्षा क्या होगी। मामले की बात करते हैं। परसोत्तम लाल ढींगरा रेलवे में क्या थे, क्लास कौन थी, 3rd क्लास कर्मचारी थे। ठीक है भाई,
कुछ समय बाद उनके वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें वापस उनके पुराने पद क्लास 3 पर भेज दिया गया। ठीक है, बीच में एक लाइन छूट गई। उन्हें अस्थायी तौर पर क्या कर दिया भाई, क्लास 2 पद पर प्रमोट कर दिया भाई। अस्थायी तौर पे किया था, स्थायी नहीं, अस्थायी। ठीक है, पहले पुरुषोत्तम लाल ढींगरा क्या थे, 3rd क्लास कर्मचारी थे। फिर जो क्या कर दिया, उनको अस्थायी तौर पर 2nd क्लास जो पद जो है उस पे उसका जो प्रमोट कर दिया। ठीक है भाई, यहां तक मामला ठीक था। कुछ समय बाद उनके वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिकूल रिपोर्ट, यानी कि उनकी वरिष्ठ अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें वापस पुराने पद यानी कि 3rd क्लास पर भेज दिया गया। यानी उनका क्या कर दिया, फिर से उसी पोस्ट पे वो आ गए, रिवर्जन कर दिया। ठीक है भाई, कर दिया। अब मामला क्या अटका, मामला अटका ढींगरा ने इसे कोर्ट में चुनौती दी भाई। ठीक है, और कहा कि उनकी डिमोशन है भाई। एक बार तो प्रमोशन कर दिया और फिर से उसी जो पोस्ट थी उस पर भेज दिया, तो उनकी क्या है, डिमोशन है। और अनुच्छेद 311 के तहत सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये मामला ढींगरा साहब ने कर दिया भाई। अब कानूनी मुद्दा क्या बना, क्या अनुच्छेद 311 के तहत दी गई सुरक्षा किसी को बिना सुनवाई के नहीं निकाला जाएगा। 311 बोलता है किसी को बिना सुनवाई से आपको उसको सुनना पड़ेगा, सुन के ही आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, केवल स्थायी कर्मचारी के लिए है, यह अस्थायी कर्मचारी पर लागू नहीं होता। तो 311 जो है ये स्थायी कर्मचारी पे है, अस्थायी पर लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण नियम तय किए। कौन कौन से, सुरक्षा सबको मिलेगी भाई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 311 की सुरक्षा स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सरकारी कर्मचारियों को मिलती है भाई। ये बात क्लियर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है भाई, अब दूसरी बात, सजा का सिद्धांत। कोर्ट ने कहा कि हर जो पुराने पद पर भेजना, हर जो उस जो पुराने पद पर भेजा गया है, रिवर्जन किया गया है, कोर्ट ने कहा सजा का सिद्धांत के बारे में कहा कि कोर्ट ने कहा कि हर रिवर्जन यानी कि पुराने पद पर भेजना सजा नहीं होती भाई। ठीक है, ये सजा नहीं है भाई, ये बात भी क्लियर कर दी। अनुच्छेद 311 तब लागू होगा जब पद से हटाना एक सजा के रूप में किया गया हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर पुराने पद पे भेजा है तो वो क्या है, सजा नहीं है। 311 तब लागू होगा जब आपको पद से हटा दिया गया हो। ठीक है, आगे क्या बोला, सजा कब मानी जाएगी, सजा तब मानी जाएगी जब कर्मचारी के पास उस पद पर बने रहने का कानूनी अधिकार हो। ठीक है, अब कानूनी अधिकार तो था ही नहीं क्योंकि अस्थायी बैठाया था एक बार, जैसे कर्मचारी जैसे स्थायी कर्मचारी है भाई उस पद के लिए, तो तब क्या है, वो पद पर बने रहेंगे। या उस कार्रवाई के कारण कर्मचारी को बुरा परिणाम भुगतना पड़े, जैसे उसकी तनख्वाह कट जाए, भविष्य के प्रमोशन रुक जाए या उसे बदनाम किया जाए, तो तब वो क्या कर सकते हैं भाई, उस पद पे बने रहने के लिए जा सकते हैं। अब निर्णय का परिणाम क्या हुआ, ढींगरा के मामले में कोर्ट ने कहा कि चूंकि वे क्लास 2 पद पर अस्थायी थे और उनके पास उस पद का कोई कानूनी अधिकार नहीं था और उनके रिवर्जन से उनकी पुरानी नौकरी क्लास 3 पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा, इसलिए यह सजा नहीं थी। अतः अनुच्छेद 311 का उल्लंघन नहीं हुआ। ठीक है भाई, जबरदस्त फैसला दिया भाई न्यायालय ने, तर्कों का फैक्ट है पूरा। निष्कर्ष की बात करते हैं अब। अनुच्छेद 311 का लाभ अस्थायी कर्मचारियों को भी मिल सकता है। अब इस केस में न्यायालय ने दोनों को बोल दिया, चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो। अगर किसी कर्मचारी को हटाया जा रहा है
और उसका प्रभाव सजा जैसा है तो उसे सुनवाई का मौका देना अनिवार्य है। ये बात हुई। आगे बात करते हैं। अगला केस हमारे पास कौन सा है? इंपॉर्टेंट केस है। कहीं पे भी प्रश्न में आप पटका देना, आपको नंबर मिलेंगे जरूर। आगे बात करते हैं। राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य 1966 का केस। ये केस था प्रशासनिक कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच क्या अंतर है। कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच क्या अंतर है। मामले की पृष्ठभूमि देखते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1962 के तहत बिहार सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया। ठीक है भाई, गिरफ्तार कर लिया 1962 के रूल के एक्ट। सरकार का आदेश था कि उन्हें पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए गिरफ्तार किया जाना जरूरी है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जिसे डिस्टेंस ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए गए थे उनमें कारण के रूप में लॉ एंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था बनाए रखने की बात लिखी गई थी। सरकार बोल रही थी सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो बात लिखी गई थी वो थी, कौन सी बात थी वो, कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनको गिरफ्तार किया गया। मुख्य मुद्दा क्या बना भाई? क्या लॉ इन ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर एक ही चीज है? क्या कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से किसी को सार्वजनिक व्यवस्था के सख्त कानून के तहत जेल में डाला जा सकता है? ये प्रश्न खड़े हो गए। अब फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डॉक्टर लोहिया को रिहा करने का आदेश दिया। एक बहुत ही प्रसिद्ध सर्कल सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इस मामले में लोहिया साहब को रिहा करने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और एक सिद्धांत दिया, सर्कल सिद्धांत बोलते हैं इसको। 3 दायरे। कोर्ट ने समझाया कि ये तीनों शब्द अलग अलग गहराई रखते हैं। सबसे बड़ा घेरा, कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था क्या है? सबसे बड़ा घेरा है। ठीक है, कानून व्यवस्था का ये है कानून व्यवस्था। यह सामान्य अपराधों से जुड़ा है भाई। ठीक है भाई। फिर है मंझला घेरा, यानी कि इससे छोटा। ये क्या बोलता है? राज्य की सुरक्षा, यह सबसे गंभीर स्थिति। ये सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है, यह समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली है शांति है भाई। फिर है सबसे छोटा घेरा, जो क्या बोलता है? राज्य की सुरक्षा भाई। राज्य की सुरक्षा भाई। ठीक है, स्टेट सिक्योरिटी, एसएस, स्टेट सिक्योरिटी। तो सबसे छोटा घेरा क्या बोलता है? राज्य की सुरक्षा, यह सबसे गंभीर स्थिति है। ठीक है, अंतर का महत्व। कोर्ट ने कहा कि हर कानून व्यवस्था का उल्लंघन सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, यानी कि हर जो कानून व्यवस्था जो है उसका उल्लंघन सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता। उदाहरण के लिए, 2 लोगों के बीच गली में झगड़ा है, कानून व्यवस्था का मामला वही अभी दोनों के बीच झगड़ा है, लेकिन सांप्रदायिक दंगा सार्वजनिक व्यवस्था है। ठीक है, तो कानून व्यवस्था सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, अगर 2 के बीच झगड़ा तो कानून व्यवस्था का झगड़ा है, अगर वो दंगे का रूप ले लेता है तो सांप्रदायिक दंगा यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था का मामला है। बात है अधिकारों का हनन। चूंकि सरकार ने उन्हें पब्लिक ऑर्डर के नियम के तहत पकड़ा था, लेकिन आधार क्या था? आधार बनता है इनका कानून और व्यवस्था का, इसलिए यह आदेश क्या था? अवैध था। निवारक निरोध के कानूनों का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। तो इनको क्या कर दिया न्यायालय ने? रिहा कर दिया।
निष्कर्ष की बात करें, प्रशासन को शब्दों के चयनों में बहुत सटीक होना चाहिए। किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 21, किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल क्या है भाई, कानून और व्यवस्था के मामूली आधार पर नहीं छीना जा सकता जब तक कि वह समाज की शांति के लिए बड़ा खतरा न हो। ठीक है, तो ये बात इसमें डॉक्टर राम मलोहिया जो केस जो था इसमें न्यायालय द्वारा कही गई थी कि सार्वजनिक व्यवस्था अलग है और कानूनी व्यवस्था अलग है। आगे बात हम करते हैं। अगला केस हमारा रोहतास लिमिटेड बनाम एसडी अग्रवाल 1969 का। इंडस्ट्रीज रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम एसडी अग्रवाल 1969 का। इसमें प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक विवेक की सीमाओं को तय करने वाला एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस केस में यह केस समझाता है कि सरकार जब अपनी शक्तियों का उपयोग करती है तो वह मनमानी नहीं कर सकती। पृष्ठभूमि देखते हैं भाई। ये कंपनी थी रोहतास इंडस्ट्रीज, एक कंपनी थी जिसके कामकाज की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 237 बी के तहत एक क्या किया, इंस्पेक्टर नियुक्त करने का आदेश दिया। ठीक है, तो कंपनी थी रोहतास कंपनी और इसके कामकाज की जांच करने के लिए जो कंपनी एक्ट 1956 का उसके अकॉर्डिंग एक इंस्पेक्टर नियुक्त कर दिया धारा 237 की बी के तहत। ठीक है, कि इस कंपनी के कामकाज कैसे चल रहे हैं उसका क्या करो आप जांच करो। ठीक है भाई, सरकार का मानना था कि कंपनी के मामलों में कुछ गड़बड़ी या धोखाधड़ी हो रही है। सरकार का ये मानना था। कंपनी ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के केवल अपनी मर्जी से यह जांच बिठाई है जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। कंपनी ने यह वादा किया कि जो सरकार जो है इनके पास कोई आधार ही नहीं, इन्होंने बिना आधार पे हमारे ऊपर जांच बिठाई है ताकि हमारी कंपनी को क्या हो, हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। अब मुख्य मुद्दा क्या था भाई, क्या सरकार के पास किसी कंपनी की जांच के आदेश देने की पूर्ण शक्ति है? क्या अदालत यह देख सकती है कि सरकार ने जिस आधार पर जांच का फैसला लिया वह आधार सही था या गलत? ठीक है, अब न्यायालय क्या बोलते हैं इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जांच के आदेश को रद्द कर दिया भाई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश को रद्द कर दिया कि आप जांच नहीं कर सकते। कोर्ट ने जो सिद्धांत दिए वे आज भी कानून की पढ़ाई में बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से आदेश दिए? तथ्यों का अस्तित्व। कोर्ट ने कहा कि कानून में सरकार की राय में शब्द का मतलब यह नहीं कि सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी मान ले भाई। ठीक है, जांच का आदेश देने से पहले ऐसे ठोस तथ्य होने चाहिए जो किसी भी तर्कसंगत व्यक्ति को यह विश्वास दिला सकें कि गड़बड़ी हुई है। न्यायालय ने जबरदस्त बात कही इस मामले में। न्यायालय ने कहा कि सरकार की राय में ऐसे नहीं है कि जो सरकार की राय जो शब्द है कि इसमें आप कुछ भी मान लो, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। इसमें अगर आप जांच के आदेश देते हैं तो आपके पास ठोस तथ्य होने चाहिए, तर्कसंगत व्यक्ति को यह विश्वास दिला सके कि गड़बड़ी हुई है, तब ही आप क्या करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। आगे क्या बोला? व्यक्तिगत बनाम वस्तुनिष्ठ समाधान। हालांकि राय बनाना सरकार का अपना फैसला है, लेकिन वह राय जिन तथ्यों पर आधारित है उनका अस्तित्व में होना अनिवार्य है। हालांकि सरकार राय बना सकती है, लेकिन जो जिस तथ्यों पर उन्होंने राय बनाई कि कंपनी में गड़बड़ी हुई है तो उनका अस्तित्व में होना अनिवार्य है। यह नहीं है कि ऐसे ही राय बना ली कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे चल रहा है, मार दो छापा। न्यायिक समीक्षा। कोर्ट ने साफ किया कि अगर सरकार बिना किसी आधार के या गलत इरादे से अपनी शक्तियों का उपयोग करती है तो अदालत दखल दे सकती है। ये जबरदस्त बात कही थी। तो सरकार अपनी मानसिकता के आधार पर अगर
गलत इरादे से अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रही है तो क्या कर सकती है, न्यायालय उसमें दखल दे सकता है, अदालत दखल दे सकती है। निष्कर्ष की और महत्व, इस केस का सबसे बड़ा सार यह है कि प्रशासनिक विवेक कभी भी असीमित नहीं होता भाई। ठीक है, कि जो प्रशासनिक जो विवेक है वो कभी भी असीमित नहीं होता, इसे हमेशा तर्क और तथ्यों के आधार पर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात कही थी कि विवेक पे काम नहीं होना चाहिए, इसे तर्क और तथ्यों पे ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए सरकार द्वारा। आगे बात करते हैं, मैं अगला केस हमारे पास कौन सा है। इंपॉर्टेंट केस चले हुए हैं, आप इनको पेपर में कहीं ना कहीं अटका देना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले का सार भाई, 2002 का मामला है। रूपा अशोक हुर्रा और अशोक हुर्रा। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 का मामला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। ठीक है, इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन या उपचारात्मक याचिका की अवधारणा को जन्म दिया था। तो रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002, इस मामले में क्या किया गया था भाई, उपचारात्मक याचिका की अवधारणा को जन्म दिया था, क्यूरेटिव पिटीशन को जन्म दिया था। ठीक है, मामला देखते हैं क्या है। यह मामला मूल रूप से पति पत्नी अशोक हुर्रा और रूपा हुर्रा के बीच विवाह विच्छेद यानी कि तलाक से जुड़ा था। ठीक है भाई, आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन करने के बाद, यानी कि आपसी सहमति से तलाक ले रहे थे, पत्नी ने अपनी सहमति वापस ले ली भाई, बोली मैं तलाक नहीं दूंगी। ठीक है, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके विवाह को क्या कर दिया भाई, भंग कर दिया। ठीक है भाई, 142 के अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट ने विवाह को भंग कर दिया। अब आगे क्या बात हुई, जब पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई, तब यह सवाल उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के खिलाफ भी कोई राहत मिल सकती है यदि उस मामले से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ। ठीक है, बात क्या हुई कि 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके विवाह को क्या कर दिया, भंग कर दिया। जब पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई, फिर पुनर्विचार याचिका लगाई तो वो भी खारिज हो गई, तब यह सवाल उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के खिलाफ भी कोई राहत मिल सकती है यदि उस फैसले से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा। मुख्य कानूनी प्रश्न, क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद भी किसी फैसले को चुनौती दी जा सकती है? जबरदस्त प्रश्न है, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और उपचारात्मक याचिका। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की बेंच ने फैसला सुनाया कि न्याय की विफलता को रोकने के लिए और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को सुधारने के लिए, क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच थी, इसमें बोला कि न्याय की विफलता को रोकने के लिए, ठीक है, कि न्याय की जो विफलता जो हुई उसको रोकने के लिए और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, यानी कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया तो उसको रोकने के लिए वह अपने अंतिम फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। इसके लिए कोर्ट ने जो उपचारात्मक पिटीशन का मार्ग प्रस्तुत किया। ठीक है, कैसे, अगर फैसला गलत हुआ तो और कानूनी प्रक्रिया गलत है तो हम क्या करते हैं, अंतिम फैसले के लिए उपचारात्मक क्या है, याचिका क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया, ये मार्ग कोर्ट नहीं बताया था।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस याचिका को केवल अत्यधिक दुर्बल मामलों में ही स्वीकार किया जाएगा, जैसे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, यानी कि एक पक्ष को सुन लिया दूसरे को नहीं सुना, यदि याचिकाकर्ता को मामले में सुना ही नहीं गया हो, पक्षपात का संदेह, यदि निर्णय देने वाले न्यायाधीश ने अपने किसी निजी हित का खुलासा न किया हो, जिससे पक्षपात की क्या हो संभावना हो। क्यूरेटिव पिटीशन के लिए अनिवार्य शर्तें में इस याचिका को दाखिल करने के लिए कोर्ट ने कड़े नियम बनाए गए। क्या क्या नियम बनाए? याचिकाकर्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि उसकी पुनर्विचार याचिका पहले खारिज हो चुकी है। ठीक है भाई, तो ये प्रमाणित करना पड़ेगा याचिका को। इस याचिका को एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि यह मामला क्यूरेटिव पिटीशन के मापदंड पर खरा उतरता है। तो एक वरिष्ठ वकील जो है वो बताएगा, सीनियर एडवोकेट, की ये जो उपचारात्मक जो याचिका है उस पर यह मामला खरा उतरता है। इसे सबसे पहले कोर्ट के 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों और संबंधित फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों, यदि उपलब्ध हों, के पास भेजा जाएगा। तो ये जो मामला जो है पहले 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों और जो संबंधित जो फैसला सुनाने वाला न्यायाधीश है उसके पास भेजा जाएगा, यदि उपलब्ध हो तो। यदि बहुमत सहमत हो तभी इसे खुली अदालत में सुना जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी शर्तें हैं उपचारात्मक याचिका की, तभी इस मामले को सुना जाएगा। निष्कर्ष क्या निकला इस केस में? रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले ने यह स्थापित किया कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए भाई। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के फैसले अंतिम होते हैं, लेकिन जो उपचारात्मक याचिका के माध्यम से न्याय के अंतिम द्वार को तब भी खुला रखा गया है जब किसी गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण अन्याय हुआ, यानी कि गलत प्रक्रिया के कारण अन्याय होगा हो तब भी इसको खुला रखा गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रिव्यू पिटीशन लगा के। ठीक है, तो ये था केस रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला केस कौन सा हमारे पास? बॉम्बे राजा बनाम केपी कृष्णन और अन्य 1960 का केस है। तो बॉम्बे राज्य बनाम केपी कृष्णन का मामला औद्योगिक विवाद कानून है। 1947 के संदर्भ में सरकार के विवेकाधिकार और रीट ऑफ मैंडेमस के प्रयोग पर एक महत्वपूर्ण न्यायिक स्पष्टीकरण का प्रदान करता है। ठीक है, अब मामला क्या था? यह मामला एक औद्योगिक विवाद से संबंधित था, जहां श्रमिकों और जो प्रबंधन जो है, जो उद्योग का क्या है प्रबंधन करते हैं, तो उनसे संबंधित मामला था। इसमें एक तरफ तो श्रमिक थे जो काम करने वाले, और दूसरी तरफ प्रबंधन के बीच कुछ मांगों को लेकर असहमति हो गई थी भाई। ठीक है, तो श्रमिक कुछ मांग कर रहे थे और इन्होंने मानना मना कर दिया, तो इनके बीच असहमति हो गई भाई। मामला यहीं पे बिगड़ गया भाई। ठीक है, बात क्या हुई भाई? श्रमिकों ने सरकार के मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेजने की मांग की भाई। ठीक है, श्रमिकों ने सरकार से कहा कि ये जो मामला जो है हमारा इन शर्तों पे बिगड़ा है, इसको आप कहाँ पे भेजो? औद्योगिक जो न्यायाधिकरण जो है उनके पास भेजो भाई। तात्कालीन बॉम्बे सरकार ने धारा 12 की उपधारा 5 के तहत विवाद को न्यायाधिकरण को भेजने से इनकार कर दिया भाई। मामला यहीं पे बिगड़ गया। जो तात्कालीन जो थी उस समय बॉम्बे सरकार, उसने मामला न्यायाधिकरण को भेजने से इनकार कर दिया भाई, धारा 12 की उपधारा 5 के तहत। ठीक है भाई, सरकार का तर्क था कि श्रमिकों ने पिछले कुछ समय में धीमी गति से काम अपनाया था,
इसलिए वे इस संदर्भ के हकदार नहीं है। सरकार ने तर्क दिया कि जो श्रमिक जो है इन्होंने काम बहुत धीमा किया था, इसलिए ये इस रिफरेंस के हकदार नहीं है। ठीक है भाई, कानूनी मुद्दा क्या अटका अब इसमें? क्या सरकार औद्योगिक विवाद को न्यायाधिकरण के पास भेजने से मना कर सकती है? ठीक है, अप्रासंगिक आधारों का उपयोग कर सकती है। ठीक है, तो क्या सरकार मना कर सकती है औद्योगिक मामलों को? आइए देखते हैं न्यायालय क्या बोलता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार के निर्णय लेने के तरीके पर कड़ा रुख अपनाया भाई। विवेकाधिकार सीमित है भाई। कोर्ट ने कहा कि हालांकि धारा 12 की उपधारा 5 सरकार को शक्ति देती है कि यह शक्ति पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो धारा 12 जो है, धारा 12 की उपधारा 5 सरकार को क्या देती है भाई? शक्ति देती है। ठीक है, औद्योगिक विवाद कानून जो था 1947 का, उसकी धारा है धारा 12 की उपधारा 5 कि ये सरकार को शक्ति देती है, लेकिन यह शक्ति पूर्ण नहीं है। सरकार को यह तय करना होता है कि क्या कोई औद्योगिक विवाद मौजूद है या नहीं भाई, तो यह तय करना होता है सरकार। ये न्यायालय द्वारा बोला गया। अप्रासंगिक विचार भाई, सरकार को केवल विवाद की प्रकृति और मेरिट के आधार पर निर्णय लेना चाहिए कि विवाद की प्रकृति क्या है और मेरिट के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। अनुचित आधार में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार ने विवाद को न्यायाधिकरण को भेजने से सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि श्रमिकों ने स्लो डाउन यानी कि धीरे काम किया था। यह एक अप्रासंगिक आधार है क्योंकि स्लो डाउन विवाद के अस्तित्व को समाप्त नहीं करता, बल्कि वह समय विवाद का एक हिस्सा हो सकता है। जबरदस्त फैसला दिया कोर्ट। न्यायालय ने कहा कि आपके पास शक्ति तो है सरकार के पास कि आप उसको न्यायाधिकरण को जाने से मामले को रोक सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण शक्ति नहीं है। ठीक है, और आप अपना पक्ष रख के ये बोल रहे हैं कि मजदूरों ने स्लो डाउन काम किया, धीरे धीरे काम किया। तो ये जो है धीरे धीरे काम करना, स्लो डाउन, ये विवाद के अस्तित्व को समाप्त नहीं करता, बल्कि ये क्या है? विवाद का हिस्सा है। ठीक है, आगे बात करते हैं मैंडेमस का उपयोग भाई। चूंकि सरकार का आदेश अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित था भाई, तथ्य जो थे अप्रासंगिक थे, प्रासंगिक तो थे ही नहीं, इसलिए अदालत ने मैंडेमस यानी कि परम आदेश रीट जारी की और सरकार को निर्देश दिए कि वह कानून के अनुसार दोबारा विचार करे। ठीक है, कानूनी सिद्धांत भाई, न्यायिक समीक्षा। यदि सरकार का निर्णय दुर्भावनापूर्ण है या पूरी तरह से बाहरी अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है तो अदालत उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है भाई, बोलने का आदेश भाई, सरकार को धारा 12 की उपधारा 5 के तहत इनकार करते समय स्पष्ट कारण बताने चाहिए और वे कारण कानून की नजर में उचित होने चाहिए भाई। यह नहीं कि ऐसे नहीं बोल सकते कि आप हाँ काम इन्होंने स्लो किया था, तो उचित तो नहीं है ये। धारा 10 की उपधारा 1 भाई बनाम धारा 12 की उपधारा 5, ये दोनों धारा क्या है? औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा है कि धारा 10 की उपधारा 1 और बनाम धारा 12 की उपधारा 5। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 12 की उपधारा 5 के तहत सरकार का कर्तव्य है कि वह कारणों को दर्ज करे और संबंधित पक्षकारों को सूचित करे कि ये कारण है, इन कारणों से हमने आपका मामला न्यायाधिकरण नहीं भेजा। निष्कर्ष की बात करें, यह निर्णय श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है और सरकार को अपनी शक्तियों का मनमाना उपयोग करने से रोकता है। यह स्पष्ट करता है कि औद्योगिक शक्ति बनाए रखने के लिए विवादों का उचित समाधान आवश्यक है, न कि प्रशासनिक आधार पर उन्हें दबाना। ठीक है, अगले केस की बात करते हैं।
कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ 1978 का मामला। कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ का मामला क्या मामला था? मामला भारतीय संवैधानिक कानून और संघवाद के सिद्धांतों को समझाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मामला मुख्य रूप से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के टकराव और संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र पर केंद्रित है। ठीक है, मामला क्या था? 1970 के दशक में केंद्र सरकार यानी कि जनता पार्टी सरकार ने कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री डी देवराज अरस के खिलाफ भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप की जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत एक जांच आयोग ग्रोवर आयोग नियुक्त किया। तो जनता पार्टी की सरकार थी 1970 में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे डी देवराज और इनके खिलाफ क्या कर दी भाई? भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा के जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत क्या कर दिया भाई? जांच आयोग ग्रोवर आयोग नियुक्त किया भाई, कर दिया भाई ग्रोवर आयोग। कर्नाटक राज्य ने इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी भाई। उनका तर्क था कि चूंकि राज्य सरकार ने पहले ही इसी तरह के आरोप की जांच के लिए अपना एक आयोग नियुक्त कर रखा है, इसलिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप राज्य की स्वायत्तता का उल्लंघन है। ठीक है, अब कर्नाटक राज्य ने क्या कहा? कर्नाटक राज्य जो सरकार जो थी ये सुप्रीम कोर्ट में गए सीधे और जाके बोले कि राज्य सरकार ने ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, इसके लिए क्या कर रखा है भाई? अपना एक आयोग नियुक्त कर रखा है, इसलिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप राज्य की स्वायत्तता का उल्लंघन है। ये बात कह दी भाई। अब कानूनी प्रश्न क्या था? अनुच्छेद 131 की व्याख्या है। क्या अनुच्छेद 131 के तहत एक राज्य केंद्र सरकार द्वारा पारित किसी प्रशासनिक आदेश या कानून की वैधता को चुनौती दे सकता है? प्रश्न ये था भाई। बात आती संघीय ढांचा। क्या केंद्र सरकार के पास किसी राज्य के मंत्रियों के कामकाज की जांच करने के लिए आयोग गठित करने की शक्ति है? बात नंबर 2, संवैधानिक मर्यादा भाई। क्या जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 संवैधानिक रूप से वैध है? आइए देखते हैं इसमें न्यायालय ने क्या बात कही। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुमत 6-1 से केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया। मुख्य बिंदु क्या थे इस केस के? अनुच्छेद 131 का दायरा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 131 का उपयोग तब किया जा सकता है जब केंद्र और राज्यों के बीच कोई कानूनी अधिकार का विवाद हो। ठीक है भाई। राज्य की सरकार और राज्य के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना। ठीक है भाई। केंद्र की शक्ति भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्य के मंत्रियों के खिलाफ जांच का आदेश दे सकते हैं। ठीक है, यह राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं माना जाएगा, क्योंकि आयोग का काम केवल तथ्यों का पता लगाना है, सजा देना नहीं है भाई। तो ये बात किसने कही थी? सुप्रीम कोर्ट ने, कि हाँ जो केंद्र सरकार है वो क्या कर सकती है? जांच बैठा सकती है, और ये तथ्यों का पता लगाना बात सच्ची है, गलत सजा देना नहीं है। ठीक है, और ये धारा 3 का सही उपयोग है। संघीय वर्चस्व। न्यायालय ने माना कि भारत का संविधान पूरी तरह से संघीय नहीं है। ठीक है, फेडरल नहीं है वो पूरी तरह से, बल्कि इसमें एकात्मक झुकाव भी है। केंद्र के पास यह सुनिश्चित करने की शक्ति है कि राज्यों में शासन भ्रष्टाचार मुक्त और कानून के अनुसार चले। ठीक है, निष्कर्ष की बात करते हैं इस केस की। यह निर्णय केंद्र सरकार को राज्यों के आंतरिक प्रशासन में भ्रष्टाचार जैसे विशेष मामलों में जांच करने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि न्यायमूर्ति कैलासमन ने असहमति जताते हुए कहा था कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है।
लेकिन बहुमत का विचार आज भी एक महत्वपूर्ण मिसाल बना हुआ है कि राज्य की स्वायत्ता निष्पक्ष नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम आसिम कुमार राय और अन्य मामला 2004 का मामला था। पश्चिम बंगाल और बनाम कौन थे? आसिम बोल गए, सॉरी। तो पश्चिम बंगाल राज्य बनाम आशीष कुमार राय और अन्य का मामला 2004 का। मामला क्या था? प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र और उनके गठन की संवैधानिक वैधता से संबंधित था कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है उनके अधिकार क्या है, उनका गठन की संवैधानिक वैधता से संबंधित था। यह मामला अल चंद्र कुमार मामले में स्थापित सिद्धांतों की पुष्टि और विस्तार करता है। तो एक और मामला रह जाएगा अल चंद्र कुमार वाला, उसके बारे में और देखिए। मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम और अन्य संबंधी कानूनों के तहत विवादों के निपटारे के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया। ठीक है भाई, गठन कर दिया। आशीष कुमार राय और अन्य ने इस न्यायाधिकरण के गठन और इसकी शक्तियों को चुनौती दे दी। तो जो न्यायाधिकरण गठन किया था उसकी उनकी शक्ति और उनके गठन को क्या दे दी? चुनौती दे दी आशीष कुमार। उनका मुख्य तर्क यह था कि न्यायाधिकरणों को वे शक्तियां नहीं दी जा सकती जो प्रारंभिक रूप से उच्च न्यायालय के पास होती हैं। ठीक है, और इस तरह के न्यायाधिकरण न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। तो इन्होंने क्या तर्क दिया कि न्यायाधिकरण को ऐसी शक्ति नहीं दी जा सकती जो क्या है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के पास होते हैं, और इस तरह के न्यायाधिकरण न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा के मूल ढांचों का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। ठीक है भाई, ये बात दे दी। कानूनी मुद्दे की बात क्या थी? प्रश्न क्या उठेंगे? क्या राज्य सरकार के पास विशिष्ट विषयों के लिए न्यायाधिकरण बनाने की विधायी शक्ति है? क्या न्यायाधिकरणों का गठन संविधान के अनुच्छेद 323 से 323B के दायरे में आता है? क्या ये न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं? तो ये बात हमने पहले भी एक केस में देखी थी। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 के ऐतिहासिक निर्णय का पालन किया और निम्नलिखित निष्कर्ष दिया। ये केस हमने पहले देखा था। रामनगर ये रहा अल चंद्र कुमार का मामला। तो इसी मामले का क्या किया? जिक्र किया न्यायालय ने। इसमें क्या बात कही देखते हैं। क्या बात कही? तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 के ऐतिहासिक निर्णय का पालन किया और निम्नलिखित निष्कर्ष दिए। भाई क्या निष्कर्ष दिए? गठन की वैधता। न्यायालय ने न्यायाधिकरण के गठन को वैध माना कि हाँ, न्यायाधिकरण का गठन तो कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं के पास विशिष्ट क्षेत्र जैसे भूमि सुधार, कर, श्रम आदि में न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण यानी कि न्याय के लिए न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति है। ठीक है भाई। न्यायिक समीक्षा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय का विकल्प नहीं है। ये बात जो वो केस जो था अल चंद्र कुमार वाला, इसमें भी ये बात कही थी न्यायालय कि न्यायाधिकरण जो है उच्च न्यायालय का विकल्प नहीं है। उच्च न्यायालय
की शक्ति अलग है, बल्कि उनके पूरक है। न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय संविधान के अनुच्छेद 226, 227 के तहत उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। ठीक है भाई। विशेषताओं की बात करें, कोर्ट ने माना कि विशेष न्यायाधिकरणों का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के माध्यम से विवादों का त्वरित यानी कि जल्दी और प्रभावी निपटारा करना है, जिससे उच्च न्यायालयों का बोझ कम हो सके। ये काम है भाई। अनुच्छेद 323B का महत्व है। यह मामला विशेष रूप से अनुच्छेद 323B के तहत न्यायाधिकरणों की स्थापना पर जोर देता है, जो पदानुक्रम में निचली अदालतों के समक्ष लेकिन उच्च न्यायालयों के जो पर्यवेक्षण के अधीन होते हैं। ठीक है। तो 323 में इन न्यायालयों का क्या है, स्थापित करने पर जोर देता है अनुच्छेद 323B। निष्कर्ष की बात करें, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम आशीष कुमार राय मामले में यह सुनिश्चित किया गया कि न्याय वितरण प्रणाली में विशेषज्ञ न्यायाधिकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। हालांकि इनसे यह भी दोहराया कि भारत में कानून का शासन बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालयों की क्या करें भाई, पर्यवेक्षी शक्ति को छीना नहीं जा सकता। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल राज्य बनाम आशीष कुमार मामले में न्यायालय ने कहा कि जो न्यायाधिकरण जो है इनका गठन किया जा सकता है, लेकिन इनके खिलाफ क्या है, अनुच्छेद 226 में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है। और अनुच्छेद 323B में क्या है, इनका गठन किया जा सकता ताकि क्या हो, जल्दी से जल्दी न्याय हो सके। ठीक है। आगे बात करते हैं। और अल चंद्र वाला जो मामला जो था 1997 का, उसका क्या किया, हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और आज का जो हमारे पास लास्ट केस है प्रशासनिक विधि का, हमने 10-12 केस देखे होंगे लगभग, तो कहीं ना कहीं इनको चिपका देना, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। आज का अंतिम केस सैयद याकूब बनाम KS राधाकृष्णन और अन्य 1963 का मामला। क्या बात थी भाई इस मामले, सैयद याकूब बनाम KS राधाकृष्णन 1963 का मामला भारत के प्रशासनिक कानून और विशेष रूप से रीट ऑफ जो सर्टियोरोरी के अधिकार क्षेत्र को समझाने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता है। तो ये जो मामला जो है रीट ऑफ सर्टियोरोरी के अधिकार क्षेत्र को समझाने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की इस संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय किस सीमा तक निचली अदालतों का या न्यायाधिकरणों के फैसलों की समीक्षा कर सकता है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो उच्च न्यायालय जो है, जो हाई कोर्ट जो है, वो निचली अदालतों का और न्यायाधिकरण जो है उनके फैसलों की कैसे समीक्षा की जा सकती है, कैसे कर सकता है। मामले की पृष्ठभूमि देखते हैं भैया। सैयद याकूब बनाम KS राधाकृष्णन, यह विवाद एक परिवहन जो अथॉरिटी जो थी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए बस परमिट के आवंटन से संबंधित है। कि जो ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटी जो परिवहन विभाग जो उसने परमिट जारी किए थे, बस परमिट, तो उसके जो बंटवारे जो थे, जो आवंटन जो किए जो थे, परमिट जारी किए जो थे, उनसे जुड़ा हुआ मामला। जब मामला उच्च न्यायालय पहुंचा तो न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर दिए गए फैसले को उल्ट दिया। ठीक है भाई। तो यह मामला कहाँ पे पूछ गया, उस न्यायालय में पूछ गया। तो न्यायालय ने क्या किया, जो न्यायाधिकरण द्वारा जो साक्ष्य जो थे, साक्ष्यों का मूल्यांकन के आधार पर जो फैसला दिया गया था,
उस मामले को पलट दिया भाई न्यायालय ने। किसने? हाई कोर्ट ने भाई। इसके बाद यह प्रश्न उठा कि क्या रीट अधिकार क्षेत्र के तहत उच्च न्यायालय एक अपीलीय अदालत की तरह व्यवहार कर सकता है? मामला ये उठा कि रीट के तहत क्या उच्च न्यायालय एक अपीलीय अदालत की तहत व्यवहार कर सकता है? अब बात करते हैं धारा अनुच्छेद 226 क्या बोलता है। मुख्य कानूनी मुद्दा भाई, अनुच्छेद 226 के तहत रीट ऑफ सर्टियोरारी जारी करते समय उच्च न्यायालय की शक्तियों की सीमा क्या है? ठीक है भाई, क्या वह तथ्यों की दोबारा जांच कर सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत प्रश्न ये उठ गया कि रीट ऑफ सर्टियोरारी जारी करते समय उच्चतम न्यायालय की शक्तियों की सीमा क्या है? क्या वह तथ्यों की दोबारा जांच कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और सिद्धांत, न्यायमूर्ति थे पीवी गजेंद्र गडकर। तो न्यायमूर्ति पीवी गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो गडकर साहब की जो पीठ जो थी अध्यक्षता कर रहे थे, इन्होंने महत्वपूर्ण क्या दिए सिद्धांत प्रतिपादित किए। इस मामले में क्या किए? अपील बनाम समीक्षा, उच्चतम न्यायालय का रीट अधिकार क्षेत्र एक क्या है भाई? पर्यवेक्षी है भाई। पर्यवेक्षी क्या है? शक्ति है, न कि अपीलीय शक्ति। ठीक है, न्यायालय तथ्यों की अपनी स्वतंत्रता जांच नहीं कर सकता भाई। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का रीट अधिकार जो क्या है, रीट अधिकार क्षेत्र एक जो पर्यवेक्षी शक्ति है, न कि अपीलीय शक्ति भाई। ठीक है, न्यायालय तथ्यों की अपनी स्वतंत्र जांच नहीं कर सकता भाई। आगे क्या बोला? कानून की प्रत्यक्ष त्रुटि, रीट तभी जारी की जा सकती है जब रिकॉर्ड को देखने मात्र से कानून की कोई बड़ी गलती दिखाई दे। यदि किसी कानूनी प्रावधान की व्याख्या के दो संभावित तरीके हों और न्यायाधिकरण ने एक को चुना हो, तो उच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात भी बोली भाई कि रीट तभी जारी की जा सकती है जब रिकॉर्ड को देखने मात्र से कानून की कोई बड़ी गलती दिखाई दे। यदि किसी कानूनी प्रावधान की व्याख्या के दो संभावित तरीके हैं, भाई दो तरीके हैं, और न्यायाधिकरण ने किसी एक को चुन लिया, तो उच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तथ्यों की गलती, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सर्टियोरारी केवल क्या है? कानून की त्रुटियों के लिए है, तथ्यों की त्रुटियों के लिए नहीं। भले ही न्यायाधिकरण ने साक्ष्यों की सराहना गलत की हो, फिर भी उच्च न्यायालय उसे तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि वह फैसला पूरी तरह से आधारहीन न हो। ठीक है, तो ये बात कही थी न्यायालय ने कि जो सर्टियोरारी जो है ये क्या है? कानून की त्रुटि के लिए है भाई, तथ्यों की त्रुटि के लिए नहीं है भाई। ठीक है, भले ही न्यायाधिकरण ने साक्ष्यों की सराहना गलत की हो, फिर भी उच्च न्यायालय उसे तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि वह फैसला पूरी तरह से आधारहीन हो जाए। अधिकार क्षेत्र का अभाव, यदि न्यायाधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, तभी हस्तक्षेप क्या संभव है। ठीक है, यानी कि न्यायाधिकरण जो है उसने अपने अधिकार क्षेत्र से ही जाके बाहर काम कर दिया या प्राकृतिक दोनों पक्षों को सुना नहीं, तब क्या कर सकता है उच्च न्यायालय? तभी हस्तक्षेप कर सकता है। तो सैयद याकूब बनाम मामला आज भी कानून के छात्रों और वकीलों के लिए एक समझने हेतु बाइबल माना जाता है कि रीट याचिकाओं में हस्तक्षेप का दायरा कितना सीमित है। ठीक है, यह निर्णय निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों की स्वायत्तता की रक्षा करता है। अगर रीट मामला लग के आया है तो क्या होगा? वो प्रक्रिया देखी जाएगी, तथ्यों की जांच नहीं कर सकते। ठीक है,
यह निर्णय निचली अदालतों और न्यायाधीकरणों की स्वायत्तता की रक्षा करता है और उच्च न्यायालयों को केवल गंभीर कानूनी त्रुटियों तक ही सीमित रखता है। ठीक है, तो आज जो है हमने यहाँ तक जो ये जो केस जो थे कंप्लीट केस देख लिए प्रशासनिक विधि के, और आशा है आपको समझ में आए होंगे, और कहीं ना कहीं आप इन केसों को सेट कर देना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंडों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।